बीकेटी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? विद्युत वाहक बल या शैल विभव, उसके बाद में पढ़ा था ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, फिर अपचयन विभव क्या होता है, फिर मानक विद्युत वाहक बल क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था क्या? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको किसके रूप में लिया गया था? संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? जिसका विभव पहले से ज्ञात होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव वैज्ञानिकों ने अपनी सहमति से स्वेच्छा से क्या रख लिया था? 0। और उसके बाद में अपन ने उसकी कार्यप्रणाली पढ़ी, उसका डायग्राम पढ़ा, क्या सॉल्यूशन होता है, किस तरह से वो कार्य करता है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। उसके बाद में आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त होकर किसी अज्ञात विभव वाले सेल का विभव कैसे ज्ञात करते हैं वो आज सीखेंगे। तो आज का टॉपिक होगा भाई इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने से पहले क्या किया जाता है? उस अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजन करके एक सेल का निर्माण किया जाता है। देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है तो इस पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जब कैथोड की तरह कार्य करता है तो इसके ऊपर क्या होगा? अपचयन होगा। अपन दोनों एग्जांपल लेके चलेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब एनोड की तरह कार्य करता है तो क्या होता है, और जब कैथोड की तरह कार्य करता है तो क्या होता है। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? किसी इलेक्ट्रोड के विभव के मापन हेतु उसका हाइड्रोजन SHE सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजन करके सेल का निर्माण किया जाता है। यदि आप किसी अज्ञात विभव वाले सेल विभव वाले इलेक्ट्रोड के विभव का मापन करते हो तो उसका आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजन करके एक सेल का निर्माण किया जाता है। अब एक कंडीशन लेते हैं, जब क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो किसकी तरह कार्य करे? एनोड की तरह। और दूसरा इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करे? कैथोड की तरह। तो किस तरह से सेल विभव आता है? जब पहला केस क्या हो जाएगा? जब SHE एनोड की तरह तथा दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है। तो देखो, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? ऑक्सीकरण। और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? अपचयन। तो देखो, सेल विभव कैसे ज्ञात करोगे? E नोट सेल बराबर क्या हो जाएगा? E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। देखो, कैथोड के रूप में क्या ले रहे हो आप? दूसरा इलेक्ट्रोड। और एनोड के रूप में क्या ले रहे हो आप? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या हो जाएगा? E नोड कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो धातु आयन किस में कन्वर्ट होगा भाई? धातु में। माइनस E नोड, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पे प्लेटिनम इसलिए लगाते हैं कि प्लेटिनम ये इलेक्ट्रोड कैसा है? अक्रिय इलेक्ट्रोड है, उसको शो करने के लिए क्या लगाते हैं? PT लगाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा भाई? E कैथोड माइनस E एनोड। आपका अज्ञात विभव वाला सेल पे क्या होगा? अपचयन। और इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है? शून्य होता है। ये अपन जानते हैं, या वैज्ञानिकों ने माना था शून्य होता है। तो इसकी जगह आप क्या रखोगे? शून्य। तो क्या आ जाएगा? E नोट सेल बराबर E नोट Mn प्लस M, इसके बराबर आ जाएगा। और ये वैल्यू कैसी आएगी भाई? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान तो क्या है? 0। तो यदि आप सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह और दूसरे इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह यूज करते हो तो आपके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या आता है?
पॉजिटिव आता है। देखो अपन ने एग्जांपल लिया था किसका, कॉपर का। कॉपर का मैंने जब उदाहरण लिखवाया था तो उसका विभव क्या बताया था, प्लस का 0.34, प्लस का 34 बताया था। तो लेकिन जिंक का क्या था, माइनस का 0.76। तो वहां पे कॉपर का धनात्मक विभव क्यों था, क्योंकि वहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य कर रहा था, कैथोड की तरह, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य कर रहा था, एनोड की तरह, जिस कारण से कॉपर का विभव क्या आता है, अपचयन विभव या ऑक्सीजन अपचयन विभव क्या आता है, धनात्मक आता है। तो इस तरह से अपन अभी एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से सेल का संयोजन किया जाता है। तो इसका अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। तो जब सिंपल हाइड्रोजन या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह, और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है, तो आपके इनोड सेल का मान क्या आ जाता है, उसके अपचयन विभव के बराबर आ जाता है। और ये मान कैसा होता है भाई, धनात्मक आता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर प्लस 2 का विभव कैसे, या कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कैसे निकालते हैं वो अभी देखते हैं। तरह से कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए उसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजन करके एक सेल का निर्माण किया जाता है, जिसमें एनोड की तरह कौन कार्य करता है, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कैथोड की तरह कौन कार्य करता है, कॉपर इलेक्ट्रोड। और इसको गैल्वेनिक सेल की तैयार किया जाता है। तो जो आपका एनोड होता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाता है, कैथोड क्या होता है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा। तो यहाँ पे विलयन में क्या आएंगे भाई, H+ आयन, और यहाँ पे कॉपर +2 आयन क्या जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अवक्षेपित हो जाएंगे। तो सेम टू सेम क्या है, गैल्वेनिक सेल जैसा डायग्राम में, लेकिन एनोड की जगह वहां पे जिंक का था, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इस कॉपर इलेक्ट्रोड को ज्ञात करने के लिए एनोड क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी भाई, एनोड पर अभिक्रिया हाइड्रोजन किसमें होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण होगा, किसमें होगा भाई, हाइड्रोजन आयनों में, और क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ की सहायता से कहां पे जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पर अभिक्रिया कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विलयन से किसमें अपचयित हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में। तो इस तरह से एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, इसमें हाइड्रोजन गैस अपचयित ऑक्सीकरण होकर क्या देगी, H+ आयन, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, और यहाँ पे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, कॉपर धातु के रूप में इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित हो जाएगा। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, H2 प्लस कॉपर +2 एक्वस से क्या बन जाएगा आपका इधर 2H+ आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड का निर्माण। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कर जाएंगे तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया, लेफ्ट वाली साइड को जोड़ दो, राइट वाली साइड को जोड़ दो, और जो कॉमन है उसको काट दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये आपस में कट जाएंगे, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस तरह से हो जाएगी। तो कॉपर धातु का कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए उसका किसके साथ सेल बनाया जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। एनोड की तरह कौन कार्य करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कैथोड की तरह कौन कार्य करता है, आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी भाई, ऑक्सीकरण, H2 गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके
H प्लस आयनों में क्या मुक्त करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ की सहायता से कहाँ पे जाएंगे, कैथोड के ऊपर, और कैथोड पर विलयन में उपस्थित कॉपर प्लस 2 आयन, इनको ग्रहण करके कॉपर में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, H2 गैस प्लस कॉपर प्लस 2 आयन से क्या बन जाएंगे, H प्लस आयन और कॉपर धातु का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। अब इस सेल का विभव उसके साथ कैसे ज्ञात करते हैं, और कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव प्लस का 0.34 कैसे आता है, ये देखते हैं। तो इसका इनोड सेल कैसे आ जाएगा भाई, इनोड सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इनोड सेल बराबर इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। कैथोड के रूप में आप क्या ले रहे हो, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो ई नोट कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस ई नोट H2H प्लस Pt, चूंकि ई नोट H2H प्लस Pt का मान क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल किसके बराबर हो जाएगा भाई, आपका ई नोट सेल बराबर हो जाएगा ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर के रूप में हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है भाई, प्लस का 0.34 होता है। तो इस तरह से कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव कितना आता है भाई, आपका प्लस का 0.34 आता है। तो आप लिख सकते हो ई नोट कॉपर प्लस 2, कॉपर क्या आएगा, प्लस का 0.34। तो वहां पे मैंने लिखा था कि ये आगे बताऊंगा। तब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका विभव का मान क्या आ रहा है, अपचयन विभव का मान धनात्मक। तो जब कैथोड के रूप में कौन सा होता है, जिस अज्ञात विभव वाला सेल, और एनोड के रूप में हाइड्रोजन सेल होता है, तब विभव का मान कैसा आता है भाई, धनात्मक। अभी अपन ने एग्जांपल लिया, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव क्या आ रहा है, अपचयन विभव क्या आ रहा है, प्लस का 0.34। तो इस तरह से इसका मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। अब अपन बात करते हैं केस सेकंड की। केस फर्स्ट पढ़ा अपन ने, जब आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह था, एनोड की तरह, और दूसरा इलेक्ट्रोड पढ़ा अपन ने कैथोड की तरह। अब पढ़ेंगे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो किसकी तरह कार्य करे, कैथोड की तरह, और जो आपका अज्ञात विभव वाला इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करे, एनोड की तरह। तो दूसरा केस क्या जाएगा, जब SHE कैथोड की तरह तथा दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता हो। जब SHE आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करे, कैथोड की तरह, और दूसरा इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करे, एनोड की तरह। तो क्या हो जाएगा भाई, इनोड सेल बराबर क्या हो जाएगा, इनोड सेल बराबर इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। कैथोड के रूप में क्या ले लो आप, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इनोड सेल बराबर क्या हो जाएगा, इनोड कैथोड पर क्या होता है, अपचयन
H2Pt माइनस ई नोट एन प्लस। तो देखो क्योंकि अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है, शून्य, तो यहाँ पे ई नोट एच प्लस या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा भाई, जीरो। जब इसका मान इसमें रखते हो तो क्या जाता है, ई नोट सेल बराबर माइनस ई नोट एम एन प्लस। तो यहाँ से आप देख सकते हो किसी का भी ऑक्सीकरण विभव क्या आएगा, यहाँ पे माइनस ई नोट सेल के बराबर आएगा, अर्थात ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह, और अन्य इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है, तो आपके अज्ञात विभव वाले सेल का विभव कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। देखो अभी जिंक का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस तरह से जिंक धातु को जब आप इलेक्ट्रोड लेते हो एनोड की तरह और उसके साथ संयोजन करते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह, तो जिंक धातु का विभव किस तरह से नेगेटिव आता है, तो वो देखते हैं। अब देखो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह से जिंक इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। तो उसी तरह से जिंक इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजन करके एक गैल्वेनिक सेल बनाया जाता है, जिसमें एनोड की तरह कौन कार्य करता है, जिंक इलेक्ट्रोड किस सॉल्यूशन में डूबा रहता है, जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में। इसी तरह कैथोड की तरह कौन कार्य करता है, इसमें आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसमें सॉल्यूशन किसका भरा रहता है, 1 मोलर HCl विलयन का भरा रहता है। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, तो जिंक धातु ऑक्सीकृत होकर क्या देगी, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए कहां पे आएंगे, कैथोड पे, जहां पे H+ आयन इसको ग्रहण करके किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, H2 गैस के रूप में। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी भाई, इसमें एनोड पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपका जिंक धातु किसमें ऑक्सीकृत होगा, जिंक +2 आयन में, जो क्या आ जाएंगे विलयन में, प्लस क्या उपलब्ध होंगे आपको 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो जाएगी, H+ आयन जो विलयन में है वो क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, हाइड्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई आपकी, जिंक सॉलिड +2H+ एक्वस से क्या बन जाएगा आपका, जिंक +2 एक्वस, जिंक +2 आयन प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी आपकी, बन जाएगी। इस तरह से आप यदि किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को किसकी तरह कार्य काम में लेते हो, आप एनोड की तरह, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह कार्य लेते हो, तो एक सेल का संयोजन करते हो, तो एनोड पर क्या होगा, रिएक्शन, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है भाई, अपचयन होता है। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करते हैं, तो जिंक धातु का इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह। तो एनोड पर क्या होगा, जिंक धातु क्या होगी, ऑक्सीकृत होकर विलयन में क्या देगी, जिंक +2 आयन, और साथ में क्या देगी, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ की सहायता से कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर विलयन में उपस्थित H+ आयन इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसके रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया, लेफ्ट वाले पार्ट को एक साथ जोड़ दो, राइट वाले को एक साथ, और जो कॉमन है उसको काट दो, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी, जिंक धातु +2H+ आयन प्लस जिंक +2 प्लस H2 हो जाएगी। इस तरह से आप किसी जिंक धातु इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हो, तो सेल पर जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसका संयोजन करते हो, तो ये अभिक्रिया एनोड और कैथोड पर होती है। अब देखते हैं कि जिंक धातु का आपका इनोड सेल या सेल विभव क्या आता है।
अब देखो आप जिंक का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल प्रदर्शन किस तरह से लिखा जाता है। इसका सेल प्रदर्शन कैसे हो जाएगा भाई, जिंक किसके रूप में कार्य कर रहा था, एनोड के रूप में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य कर रहा था, कैथोड रूप में। तो सेल प्रदर्शन में, सेल निरूपण में पहले एनोड को लिखते हैं, उसके बाद में किसको लिखते हैं, कैथोड को। तो एनोड पर क्या हो जाएगा भाई, जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2 में एक्वस। तो सांद्रता कितनी है इसकी, 1 मोलर। इन दोनों को पृथक करने के लिए, धातु और धातु आयन को पृथक करने के लिए आप क्या लगाओगे, एक खड़ी रेखा या अर्धविराम चिन्ह लगाओगे। लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाओगे, 2 पैरेलल लाइन। और इधर क्या हो जाएगा भाई, H+ 1 मोलर से H2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका एनोड और ये क्या हो जाएगा कैथोड। इस तरह से क्या किया जाता है, सेल प्रदर्शन किया जाता है। अब बात करते हैं इनोड सेल की। इनोड सेल क्या हो जाएगा भाई, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। अब कैथोड के रूप में आप क्या ले रहे हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इनोड सेल बराबर H2Pt माइनस क्या हो जाएगा, इनोड जिंक से, जिंक +2। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है भाई, 0। जब इसका मान 0 रखोगे तो इनोड सेल बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का इनोड जिंक से जिंक +2। देखो यहाँ पे इनोड सेल का मान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ज्ञात है, ये कितना आता है आपका 0.76। तो माइनस इनोड जिंक से जिंक +2। तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड का विभव क्या आ जाएगा भाई आपका, इनोड जिंक से जिंक +2 क्या जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो आप देखते हो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव क्या आया था, प्लस का 0.34 और यहाँ पे जिंक का कितना आ रहा है, माइनस का 0.76 वोल्ट आ रहा है। तो यदि आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में कार्य करते हो तो अज्ञात सेल वाले विभव का मान क्या आता है, नेगेटिव। और यदि जब इसको किसकी तरह कार्य करते हो, यूज लेते हो एनोड की तरह, तो आपके अज्ञात विभव वाले सेल का विभव क्या आता है, धनात्मक आता है। तो इस तरह से किसी अज्ञात विभव वाले सेल का विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखो मैंने जब आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ कितना आता है, 1.1 वोल्ट आता है। गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ कितना आता है या विद्युत वाहक बल कितना आता है। तो अब देखो गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल, तो देखो गैल्वेनिक सेल के लिए वो निकालोगे, इनोड सेल बराबर इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। तो देखो वहां पे कैथोड के रूप में कौन कार्य कर रहा था, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर +2 से कॉपर। और एनोड के रूप में कौन कार्य कर रहा था आपका, जिंक इलेक्ट्रोड। तो देखो अपन ने अभी ज्ञात किया कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव कितना आया था भाई, प्लस का 0.34 माइनस, और इसका जिंक इलेक्ट्रोड का कितना ज्ञात किया, माइनस का 0.76। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा 0.34 + 76। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट क्या आ जाएगा आपके गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो मैंने कहा था उस वक्त कि आपको ये आगे निकाल के बताऊंगा किस तरह से गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल कितना आता है, 1.0। तो ये तो हो गया आपका गैल्वेनिक सेल का। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से आपको किसी अज्ञात सेल का क्या करना है, विभव ज्ञात करना है, तो आपको हाइड्रोजन दोनों एग्जाम्पल लेना है। एक तरह से एक तरफ कैथोड की तरह मानना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, एक तरफ क्या मानना है, एक दूसरे एग्जाम्पल में एनोड की तरह। तो जिस तरह से पहले किया है एग्जाम्पल सहित, ये आपको इस तरह से एग्जाम में करना है। ये क्या हो गया गैल्वेनिक सेल का किस तरह से आता है, ये कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया, 1.1 वोल्ट या 1.10 वोल्ट आ गया। तो अपन ने पढ़ लिया क्या, किस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से आप किसी अज्ञात सेल वाले विभव का क्या करते हो, अज्ञात विभव वाले सेल का विभव ज्ञात करते हो। तो एक दोनों केस पढ़ लिया अपन ने। जब आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके रूप में लिया,
कैथोड के रूप में। तो विभव कैसा प्राप्त हुआ आपको, ऋणात्मक विभव प्राप्त हुआ। यहाँ पे एग्जाम्पल अपन ने किया जिंक धातु का, तो जिंक का विभव कितना है आपका माइनस का 0.76 वोल्ट। और यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एनोड के रूप में काम में लेते हो तो आपके सेल का विभव क्या आता है धनात्मक, और वहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव अपन ने ज्ञात किया था प्लस का 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से आपसे ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसी अज्ञात विभव वाले सेल का विभव कैसे। तो आपको अभी मैं इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से कि कौन तो कैथोड का कार्य करता है और कौन एनोड का कार्य करता है। तो यदि अभी आपको जिंक और कॉपर के अलावा दूसरे धातु भी दे दे तो किस तरह से उनका विभव ज्ञात करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन कैथोड का कार्य करता है और कौन किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। और उससे आसानी से क्या हो जाएगा, आपका ईएमएफ का मान आ जाएगा। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखो आपकी बुक में मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातुओं के लिए दोनों को साथ में मिक्स करके दिया है, लेकिन मैं आपको सीरीज क्या पढ़ाऊंगा, धातुओं की अलग पढ़ाऊंगा और अधातुओं के लिए अलग से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन धातुओं के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की परिभाषा तो क्या आ जाएगी, ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार पर क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया, वो श्रेणी क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले धातुओं के लिए। तो देखो सबसे पहले किसका अपचयन विभव कम होता है भाई, लिथियम, फिर क्या आती है पोटेशियम, फिर क्या आती है बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में कौन आता है, मैग्नीज, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, फिर क्या आता है निकिल, फिर क्या आता है टिन, फिर क्या आता है लेड, और फिर क्या आता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ध्यान रखना भाई, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, जीरो। तो हाइड्रोजन का यदि इलेक्ट्रॉन विभव जीरो है तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं का इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन से नीचे वाले का क्या होगा, पॉजिटिव। अर्थात हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव क्या हो गया, जीरो। तो हाइड्रोजन से जितनी भी धातुएं ऊपर आती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव विभव वाली, और नीचे वाली क्या होती है, पॉजिटिव वाली। हाइड्रोजन के बाद में कौन सा आता है भाई, कॉपर, फिर क्या आता है मरकरी, फिर एजी अर्जेंटम, उसके बाद में कौन आता है आपका प्लेटिनम, और लास्ट में सबसे लास्ट में धातुओं में किसका विभव आता है, Au, आपका ऑरेंजम, सोना आता है। तो देखो इस तरह से धातुओं को उनके बढ़ते हुए एसआरटी मानक अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, लिथियम। इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ली के बाप से काका ने मांगी आलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कड़े, कोनी, स्नेहा प्रभा ही कुटेगी, होगी और पिटाई आऊं। तो आप ये तो मेरी तरफ से ट्रिक, आपको और दूसरी ट्रिक पता हो तो इस तरह से याद कर लेना। तो देखो लिथियम का मानक अपचयन विभव क्या होता है, माइनस का होता है, और ये कितना होता है भाई, लगभग कितना होता है, माइनस का 3.05 होता है। तो लिथियम का जो मानक अपचयन विभव होता है वो कितना होता है, माइनस का 3.05। तो लिथियम का मानक अपचयन विभव क्या हो गया, सबसे कम हो गया, कितना होता है, माइनस का 3.05। मैं कुछ धातुओं का बता रहा हूँ जो आपको नहीं भी पता होता है तो आप ध्यान रखना। अपन ने जिंक का ज्ञात किया माइनस का 0.76, इसी तरह आयरन का आपने
जिंक का ज्ञात किया था माइनस का 0.76, आयरन का कितना होता है भाई 0.44, आयरन का होता है आपका माइनस का 0.44, हाइड्रोजन का हो गया कितना 0, कॉपर का आपने ज्ञात किया था अभी थोड़ी देर पहले प्लस का 0.34 वोल्ट क्या होता है कॉपर का। इस तरह से कुछ धातुएं होती है जो नहीं दे तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सीरीज किसके लिए है, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए इसके बाद में पढ़ेंगे। तो देखो ये सीरीज मैंने नंबरिंग कर दिया, आपको कंटिन्यू बनाना है, बोर्ड में स्पेस नीचे जगह नहीं होने के कारण मैंने आगे बनाया। तो नंबर से कंटिन्यू, एल्यूमिनियम के बाद में कौन आएगा, मैग्नीज आएगा, अलमारी मनी, ये कंटिन्यू इस तरह से आपको बनानी है। तो लास्ट में क्या आएगा, ओरम आपका सोना आएगा। इस सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी का मान बढ़ता है, अर्थात एसआरपी बराबर क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अर्थात मानक अपचयन विभव। एसआरपी बराबर क्या है, मानक अपचयन विभव। तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो धातुओं के लिए एसआरपी का मान क्या होता है, बढ़ता है, और जबकि एसओपी मानक ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होता है, घटता है। अर्थात ऑक्सीकारक की सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाते हो तो ऑक्सीकारक की सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है, और अपचायक की सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। अपचायक की सामर्थ्य क्या होती है भाई, घटती है। तो ऊपर से नीचे जाते हो तो अपचायक की सामर्थ्य तो क्या होती है, घटती है, और ऑक्सीकारक की सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है। तो इस टेबल में क्या पता चला कि लिथियम क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो अपचायक की सामर्थ्य घट रही है और ऑक्सीकारक की सामर्थ्य बढ़ रही है। तो लिथियम क्या हो गया भाई, सबसे प्रबल अपचायक हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर यह पता लगाया गया कि लिथियम क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। देखो इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली सभी धातुओं का विभव क्या होता है, ऋणात्मक नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन से नीचे आने वाली धातुओं का विभव क्या होता है, आपका धनात्मक होता है। और आपका कितना होता है भाई, प्लस का 1.5 वोल्ट क्या होता है, और आपका। तो हाइड्रोजन से नीचे आने वाली धातुओं का विभव क्या होता है, धनात्मक, और हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुएं क्या होती है, ऋणात्मक। तीसरी बात, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील, और नीचे वाली धातुएं क्या होती है, कम क्रियाशील। इस पूरी श्रेणी में क्या होता है, ऊपर वाली धातुएं क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील, और नीचे वाली धातुएं क्या होती है, कम क्रियाशील। तो कम क्रियाशील होने के कारण ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील होने के कारण नीचे वाली धातुओं को उनकी लवण विलयन से क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती है। आपने उसमें रेडॉक्स में पढ़ा होगा या 10th में एक चैप्टर होता है द्विक विस्थापन अभिक्रियाएं। तो उसमें क्या होता है, अधिक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, उसके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है, सब्स्टिट्यूट कर देती है। तो इस श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं क्या होती है, अधिक क्रियाशील, और नीचे वाली धातुएं क्या होती है, कम क्रियाशील। तो ऊपर वाली धातुएं क्या हो जाएंगी, नीचे वाली धातुओं को क्या कर देंगी, प्रतिस्थापित। यदि आपको दे दिया जाए एक तो कॉपर और नीचे क्या दे दिया आपको, Ag, तो कॉपर क्या करेगा, मरकरी को उसके लवण विलयन से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अभी मैं इसके स्पेशल पॉइंट लिखाऊंगा तब ये सभी बातें वहां पे लिखवा दूंगा। अभी आपको ये बता रहा हूं। तो मेनली चीज क्या याद रखनी है, हाइड्रोजन का विभव 0 होता है, हाइड्रोजन से ऊपर ऋणात्मक और नीचे क्या होती है, धनात्मक। ऊपर वाली धातुएं क्या होती है, क्रियाशील अधिक, और नीचे वाली क्या होती है, कम क्रियाशील। तो ऊपर से नीचे आओगे तो एसआरपी मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है, और मानक ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होता है, घटता है। और ऑक्सीकारक की सामर्थ्य तो क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन अपचायक की सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। अर्थात इस श्रेणी में धातुओं में लिथियम क्या हो गया भाई, सबसे अधिक प्रबल अपचायक हो गया। मैंने एक ट्रिक के साथ आपको क्या कर दी, टेबल बना दी है। आपको दूसरी ट्रिक आती हो तो वो भी बना लेना। तो इस तरह से धातुओं के लिए मैंने क्या बना दी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये नंबरिंग कर दिया, आपको नंबरिंग के हिसाब से ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम चलना है। और ध्यान रखना है हाइड्रोजन का क्या होता है, 0, ऊपर वाले का क्या नेगेटिव, और नीचे वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऊपर से नीचे आओगे तो एसआरपी क्या होता है, बढ़ता है, और एसओपी क्या होता है, घटता है। इस तरह से ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्सीकारक की सामर्थ्य बढ़ती है,
और अपचायक की सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि लिथियम क्या होता है भाई, प्रबलतम अपचायक होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, धातुओं के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अधातुओं के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब अपन बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी फॉर नॉन मेटल अर्थात अधातुओं के लिए। पहले अपन ने किसके लिए पढ़ी, धातुओं के लिए। तो अधातुओं में सबसे कम एसआरपी किसका होता है, I-, फिर किसका होता है ब्रोमीन का, फिर किसका होता है क्लोरीन का, फिर किसका होता है हाइड्रोक्साइड OH- का, फिर किसका होता है सल्फेट आयन का, फिर किसका होता है CO3- कार्बोनेट आयन का, उससे ज्यादा किसका होता है फॉस्फेट आयन का, फिर नाइट्रेट आयन का, फिर सल्फेट आयन का, सल्फाइड आयन का, फिर कार्बोनेट आयन का, और सबसे ज्यादा एसआरपी किसका होता है F- का, मतलब फ्लोरीन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो धातुओं और अधातुओं में फ्लोरीन का F- का क्या होता है सबसे अधिक एसआरपी। कितना होता है भाई, प्लस का 2.87 वोल्ट। यहाँ में अधातुओं में क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे जाओगे तो मानक अपचयन विभव क्या होगा, बढ़ेगा एसआरपी, और एसओपी का मान क्या होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, घटता है। इसी तरह ऑक्सीकारक सामर्थ्य क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, और अपचायक सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बुक में इन अधातुओं को मैंने अलग से बना दिया है, जबकि असल में पीरियोडिक टेबल के बीच में क्या होती है, ये धातुओं के बीच में क्या होती है अधातुएं। तो इनके विभव के आधार पर क्या किया गया था, इनको व्यवस्थित किया गया था, लेकिन मैंने इनको क्या कर दिया अलग से। तो ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात है कि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एसआरपी का मान बढ़ता है, एसओपी का मान क्या होता है, घटता है, और ऑक्सीकारक सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है, और अपचायक सामर्थ्य क्या होती है, घटती है। लेकिन अपन ने ये अलग अलग बना दिया मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लोरीन का अपचयन विभव क्या होता है सबसे ज्यादा, अर्थात पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अच्छा क्या होता है, ऑक्सीकारक, और लिथियम सबसे अच्छा क्या होता है, अपचायक होता है। क्योंकि फ्लोरीन का अपचयन विभव क्या होता है सबसे ज्यादा, इस कारण से ये क्या होता है बेस्ट ऑक्सीडेंट, अच्छा अपचायक, जबकि लिथियम का अपचयन विभव क्या होता है सबसे कम, इसलिए वो क्या होता है अच्छा अपचायक। तो क्लोरीन क्या हो गया भाई, अच्छा ऑक्सीकरण। तो देखो ये मैंने मेरे हिसाब से ट्रिक बनाई है, आई ब्रो करे ओ सलमान कोई पोपट नहीं है फ्लोरीन। तो इस तरह से आप ये क्या क्या याद कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपसे सीरीज एग्जाम में नहीं लिखवाएगा, एग्जाम में आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लिखवाएगा, आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्लोरीन क्या हो गया सबसे अच्छा ऑक्सीकरण। एक चीज धातुओं में क्या था, धातुओं की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली धातु क्या थी अधिक क्रियाशील, और नीचे वाली क्या थी कम क्रियाशील। तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण विलयन से क्या कर रही थी, प्रतिस्थापित। जबकि अधातुओं में क्या होता है भाई उल्टा, नीचे वाली मेटल क्या होती है अधिक क्रियाशील, और ऊपर वाली धातु क्या होती है कम क्रियाशील। तो अधातुओं में नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को क्या कर देती है, उनके लवण विलयन से प्रतिस्थापित। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं ना अपन, आप देखते हो फ्लोरीन सभी हैलोजन को क्या कर सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है, लेकिन आयोडीन क्यों नहीं करती, क्योंकि आयोडीन का एसआरपी क्या होता है
कम होता है और ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। इस कारण से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी आयोडीन को उसके लवण विलयन से क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। तो अधातुओं में उल्टा होता है, नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को क्या करती है, लवण विलयन से प्रतिस्थापित करती है। तो इस तरह से ये क्या होगी भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई अधातुओं के लिए और धातुओं के लिए। एक चीज और अपन ने अभी देखा था ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करके कब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है, कब किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह। तो एक चीज ध्यान रख लेना नोट डाल के, जब हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होने वाली धातु, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त होने वाली धातु हाइड्रोजन से ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली धातु किसकी तरह कार्य करती है, एनोड की तरह, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह। लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होने वाली धातु हाइड्रोजन से नीचे वाली है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह, और नीचे वाली धातु किसकी तरह कार्य करती है, कैथोड की तरह। अपन ने जिंक और कॉपर का एग्जांपल लिया था, जहां पे कॉपर किसकी तरह कार्य कर रहा था, कैथोड की तरह, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य कर रहा था भाई, एनोड की तरह। और जिंक में क्या कर रहा था, जिंक एनोड की तरह, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य कर रहा था, कैथोड की तरह। तो मोटी मोटी बात गांठ बांध के रख लेना, यदि संयुक्त होने वाली धातु हाइड्रोजन से ऊपर वाली है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह, और वो धातु किसकी तरह कार्य करेगी, एनोड की तरह। और यदि संयुक्त होने वाला धातु इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नीचे वाला है, तो वो किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर, तो मैं ये सीरीज नोट करो, उसके बाद में वो आपको लिखवाते हैं। फिर आपका एक टॉपिक छोड़ा था मैंने, विद्युत अपघटन के उत्पाद। तो कैथोड पर क्या बनता है, एनोड पर क्या बनता है, ये चीजें अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाने के बाद में वो पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन, वो एक बार इसको नोट करो, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में स्पेशल बातें लिखते हैं। अब देखो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें या स्पेशल पॉइंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे अधिक एसआरपी, मैक्सिमम एसआरपी किसका है भाई, क्लोरीन का। कितना था वो, 2.53 था, 2.87 वोल्ट था क्लोरीन का, प्लस का 2.87 वोल्ट। तो सबसे अधिक मानक अपचयन विभव किसका है, क्लोरीन का, वो कितना है, प्लस का 2.87। तो सबसे कम किसका है भाई, लिथियम का। मिनिमम किसका है, नोट, मिनिमम एसआरपी किसका है भाई आपका, लिथियम का। कितना है वो, माइनस का 3.05 वोल्ट। और हाइड्रोजन का एसआरपी कितना है, 0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। तो ये बात ध्यान रखना, सबसे अधिक मानक अपचयन विभव किसका है, क्लोरीन का, सबसे कम किसका है, लिथियम का, और हाइड्रोजन का कितना है, 0 है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे आप सीरीज में देख रहे हो कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं का विभव क्या था, नेगेटिव, और उससे नीचे वाली धातुओं का विभव क्या था, पॉजिटिव था। तो हाइड्रोजन से ECS में, ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक सीरीज, ECS में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुओं का एसआरपी नेगेटिव तथा हाइड्रोजन से नीचे
आने वाली, नीचे आने वाली धातुओं का SRP पॉजिटिव होता है। भी मैंने बताया था हाइड्रोजन से ऊपर वाली क्या थी, नेगेटिव SRP वाली, और नीचे वाली का क्या होता है, पॉजिटिव SRP वाली। देखो ऊपर वाली धातुएं किसकी तरह कार्य करती है, अच्छे अपचायक की तरह, और नीचे वाली धातु क्या करते हैं, अच्छे ऑक्सीकारक के लिए। तो श्रेणी में ऊपर आने वाले तत्व या धातु या अधातु तत्व अच्छे अपचायक की तरह तथा श्रेणी में नीचे आने वाले तत्व ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। तो श्रेणी में जो तत्व ऊपर आते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं, अपचायक की तरह, और नीचे आने वाले क्या करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। तो मैक्सिमम अपचायक प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी भाई, अधिकतम अपचायक प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी, लिथियम की, और मैक्सिमम ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम ऑक्सीकारक प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन का विभव क्या है सबसे ज्यादा, और इसका लिथियम का क्या है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्रबलतम ऑक्सीकारक, और ये क्या हो जाएगा, प्रबलतम अपचायक। तो सबसे ज्यादा श्रेणी में SRP किसका होता है, फ्लोरीन का, तो इस कार्ड से फ्लोरीन क्या हो जाएगा, प्रबलतम ऑक्सीकारक। मिनिमम SRP किसका होता है, लिथियम का, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 0। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं क्या का SRP कैसा होता है, नेगेटिव, तथा हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुओं का SRP कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है। श्रेणी में ऊपर आने वाले तत्व अच्छे अपचायक की तरह कार्य करते हैं, तथा श्रेणी में नीचे वाले तत्व किसकी तरह कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। तो सबसे अधिक ऑक्सीकारक प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी भाई, फ्लोरीन की, और सबसे अधिक अपचायक प्रवृत्ति किसकी हो जाएगी, लिथियम की हो जाएगी। तो ये आगे पढ़ेंगे कुछ सम इंपोर्टेंट बातें, तो ये 3 पॉइंट नोट करो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम SRP किसका है भाई, फ्लोरीन का, मिनिमम SRP लिथियम का, और 0 किसका होता है, हाइड्रोजन का। ऊपर वाली धातुओं का SRP कैसा होता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन से नीचे वाले धातुओं का क्या होता है, पॉजिटिव। ऊपर वाली धातुएं अच्छे अपचायक की तरह, और नीचे वाले तत्व किसकी तरह कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह। तो मैक्सिमम अपचायक प्रवृत्ति अच्छा, सबसे अच्छा अपचायक कौन होता है, लिथियम, और सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होता है भाई, आपका फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, 4th पॉइंट, श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु, श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है, तथा नीचे आने वाली धातु
कम क्रियाशील होती है। श्रेणी में ऊपर वाली धातु क्या होगी भाई, अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव, और नीचे वाली क्या होगी, लेस रिएक्टिव। श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं क्या होती हैं, अधिक विद्युत धनात्मक होती हैं। श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं अधिक धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब क्या हो गया भाई, ये आसानी से क्या दे देती है, इलेक्ट्रॉन दे देती है। देखो ऊपर वाले तत्व किसकी तरह कार्य करते हैं, अपचायक की तरह। और अपचायक कौन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है और सामने वाले का क्या करता है, अपचयन। और ऑक्सीकरण में क्या देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो श्रेणी में ऊपर वाली धातु अधिक धनात्मक क्यों हुई, क्योंकि वो आसानी से क्या कर देती है, उनके विलयन में क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। इसलिए तो कहते हैं ऊपर वाली धातुएं क्या होती है, अच्छी अपचायक, और नीचे वाली क्या होती है, ऑक्सीकरण। अपचायक क्यों होगी, क्योंकि वो आसानी से क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। तो श्रेणी में, नेक्स्ट पॉइंट, श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुएं नीचे आने वाली धातुओं को उनके लवण विलयन से प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देती है। अर्थात श्रेणी में क्या होती है, ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है उनके लवण विलयन से। एग्जाम्पल की बात करें कि आपको दे दिया जाए कॉपर प्लस ZnSO4, तो क्या अभिक्रिया होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कॉपर प्लस ZnSO4, देखो कॉपर क्या रहा था, नीचे, और जिंक क्या था, ऊपर। जिंक क्या था, ऊपर, और के ऊपर क्या था, नीचे। तो अभी अपन ने पढ़ा कि ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित। तो जिंक क्या होता है श्रेणी में ऊपर, कॉपर क्या होता है नीचे। तो जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील, और कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील। तो कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण जिंक को प्रतिस्थापित नहीं करता था, यह विक्रिया आगे नहीं होगी। लेकिन आपको यह क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जिंक धातु क्या होगी, कॉपर से अधिक क्रियाशील, तो इसके लवण विलयन से कॉपर को क्या कर देगी, प्रतिस्थापित या विस्थापित, और अपने इसके साथ संयुक्त होकर क्या बना लेगी, जिंक सल्फेट का विलयन, और कॉपर धातु क्या हो जाएगी, अलग। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इसके लवण विलयन से ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को क्या कर देती है, विस्थापित। अब आपको सीरीज याद रखनी है, जो ऊपर वाली धातु होगी तो नीचे वाली को प्रतिस्थापित कर देगी। यदि आपको ये नीचे धातु नीचे वाली दी होगी तो अभिक्रिया आगे नहीं होगी। तो देखो जब आप जिंक सल्फेट, जिंक को किस में मिलाते हो, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो वो डीकलराइज हो जाता है। अरे ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन, लेकिन जिंक मिलाते हैं वो क्या हो जाता है, डीकलराइज, रंगीन हो जाता है। और आपका कॉपर है वो क्या हो जाता है, पीपीटी के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, आउटशेप के रूप में नीचे क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इस तरह से ये क्या कर देती है, जिंक इसको प्रतिस्थापित कर देती है। तो श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाले धातुओं को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। तो अभी अपन ने देखा कि ऊपर वाली धातुएं क्या है, अधिक क्रियाशील, और नीचे वाली क्या है, कम क्रियाशील। ऊपर वाली धातुएं क्या होती है, अधिक विद्युत धनात्मक, अर्थात अधिक विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात आसानी से क्या कर देती है भाई, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। और ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को क्या कर देती है, लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। तो एग्जाम्पल लिया कि कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्यों कर सकता है, जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील कॉपर की तुलना में।
अधातुओं के बारे में देखो, नेक्स्ट पॉइंट। अधातुओं में धातुओं का उल्टा होता है। धातुओं में क्या था, ऊपर वाला तत्व क्या था, अधिक क्रियाशील, नीचे वाला तत्व कम क्रियाशील। जबकि अधातुओं में क्या होता है, अधातुओं में नीचे वाला तत्व अधिक क्रियाशील होता है तथा ऊपर वाला तत्व कम क्रियाशील होता है। अधातुओं में क्या होता है भाई, धातुओं का उल्टा, नीचे वाला अधिक क्रियाशील, ऊपर वाला क्या होता है, कम क्रियाशील। तो नीचे वाला अधिक क्रियाशील होगा तो नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को क्या कर देगा, उसके लवण विलयन से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित। तो अधातु में क्या होगा, अधातुओं में नीचे आने वाला तत्व ऊपर आने वाले तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है भाई, उसके लवण विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित करता। नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। देखो अभी अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, विद्युत अपघटन के उत्पाद। तो ये पॉइंट वहां पे काम में आएंगे। कौन कैथोड की तरह कार्य करता है, कौन एनोड की तरह। कैथोड पर यदि एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो कौन सा पहले अवक्षेपित होगा। तो ये चीजें अपन वहां पे काम में आने वाली है। तो अधातुओं में नीचे वाला तत्व क्या करता है भाई, ऊपर वाले तत्व को प्रतिस्थापित करता है। एग्जाम्पल के लिए I2 प्लस KCl दे दिया आपको, और दूसरा एग्जाम्पल दे दिया आपको Cl2 प्लस Ki दे दिया, 2Ki दे दिया आपको। एक एग्जाम्पल दे दिया I2 प्लस KCl या 2KCl। ये अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो अधातुओं में आयोडीन क्या था, सबसे ऊपर, और फ्लोरीन क्या था, सबसे नीचे। तो अभी अपन ने लिखा अधातुओं में नीचे वाला तत्व ऊपर वाले को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित। और क्लोरीन क्या होता है भाई, नीचे होता है। जबकि यहाँ पे अभिक्रिया किससे करवा रहे हो, KCl विलयन से। तो यहाँ पे आयोडीन कम क्रियाशील होने के कारण ये अभिक्रिया नहीं देगा और क्लोरीन को वहां से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। लेकिन इस अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाए, Cl2 प्लस 2Ki, तो आयोडीन क्या होता है, कम क्रियाशील, और क्लोरीन क्या होता है, अधिक क्रियाशील। तो वो क्या कर देगा, इसके लवण विलयन से आयोडीन को प्रतिस्थापित कर देगा और क्या उत्पाद बना लेगा, 2KCl प्लस I2 क्या बना लेगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो अधातुओं में नीचे वाला तत्व क्या कर रहा है भाई, ऊपर वाले तत्व को प्रतिस्थापित, और जबकि धातुओं में क्या कर रहा था, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी अज्ञात सेल का विभव ज्ञात करने के लिए एनोड कौन होता है और कैथोड कौन होता है। तो एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एनोड की तरह कार्य करती हैं और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह। जबकि नीचे वाली धातुएं कैथोड की तरह कार्य करती है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन SHE मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE के साथ हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं, एनोड की तरह तथा SHE कैथोड की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं क्या करेंगे भाई, एनोड की तरह, और SHE आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह। जबकि
सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हाइड्रोजन से नीचे आने वाली धातुएं कैथोड की तरह तथा SHE एनोड की तरह कार्य करता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ यदि हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं आती हैं तो वो किसकी तरह कार्य करती हैं? कैथोड की तरह। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह कार्य करेगा। तो मोटी मोटी बात क्या, सिंपल शॉर्ट रूप में, हाइड्रोजन से ऊपर वाली एनोड की तरह और हाइड्रोजन से नीचे वाली किसकी तरह कार्य करेगी भाई? कैथोड की तरह। तो ये कैथोड और एनोड की तरह कार्य करेगा तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा भाई? SHE है कैथोड की तरह, नीचे वाले में क्या हो जाएगा? एनोड की तरह। जब भी अपन ने कॉपर के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या किया था? एनोड की तरह उपयोग, और कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रहा था? कैथोड की तरह। और ये क्या हो रहा था? तभी विभव क्या हो रहा था आपका? धनात्मक। जबकि जिंक धातु के साथ क्या हो रहा था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य कर रहा था? कैथोड की तरह। और जिंक धातु किसकी तरह कार्य कर रही थी? एनोड की तरह। अर्थात कम क्रियाशील धातु किसकी तरह कार्य करती है? कैथोड की तरह। और अधिक क्रियाशील धातु किसकी तरह कार्य करती है? एनोड की तरह। ऊपर वाली धातुएं क्या थी? अधिक क्रियाशील, और नीचे वाली धातुएं क्या थी? कम क्रियाशील। तो मोटी मोटी बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे दूसरा पूछ लिया जाए, आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है Mg+2 इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो, मैग्नीशियम कहाँ आता है? ऊपर आता है, हाइड्रोजन से ऊपर। तो मैग्नीशियम किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। ऊपर वाला किसकी तरह कार्य करेगा? मैग्नीशियम एनोड की तरह। और नीचे किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। और मैग्नीशियम का विभव क्या आ जाएगा आपका? सेल विभव का मान इनोड सेल क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं किसकी तरह कार्य करती है? एनोड की तरह। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह। और नीचे वाली धातुएं किसकी तरह कार्य करती है? कैथोड की तरह। और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह कार्य करेगा। तो ये क्या थी? कुछ स्पेशल बातें थी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब कल आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के उत्पाद। देखो, इन विद्युत अपघटन के उत्पादों में आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ पर काम आती है? देखो, कौन सी धातु पहले अवक्षेपित होगी? तो धातुओं में तो ऊपर वाला तत्व क्या हो जाएगा? पहले अवक्षेपित, अधिक क्रियाशील। और अधातुओं में क्या होगा? नीचे वाला। तो ये चीजें अपन वहां पे तुलना करके मैं 2 4 5 एग्जाम्पल करवाऊंगा कि इस सेल में क्या क्या कैथोड पर बनेगा कभी। तो एक से अधिक, जैसे जलीय विलयन लेते हैं किसी भी विद्युत अपघट्य का, तो उसमें जल का भी आयनन होता है, तो H+OH- भी रहते हैं विद्युत अपघट्य के अलावा। तो वहां पे कौन सा कैथोड पर, कौन सा एनोड पे, तो ये इस तरह के काम करेंगे। तो वहां पे ये काम आएगी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कौन सा कैले अवक्षेपित होगा। और ये अज्ञात विभव के लिए सबसे मोटी बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं किसकी तरह कार्य करेंगी? एनोड की तरह। और नीचे वाली किसकी तरह कार्य करेंगी? कैथोड की तरह कार्य करेंगी। तो इसकी सहायता से आप, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात करोगे? तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए मैग्नीशियम किसकी तरह हो जाएगा? एनोड की तरह। और आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह हो जाएगा? कैथोड की तरह। तो वो एग्जांपल में अपन ने कॉपर जिंक लिया था, जिंक वाले में जिंक की जगह क्या जाएगा? मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। तो नीचे वाले में लिया था एनोड के रूप में, और कैथोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन विद्युत अपघटन के उत्पाद। फिर आपके इस चैप्टर के 2 पोर्शन कंप्लीट हो जाए, 2 तो नहीं होंगे अभी, तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन गिब्स ऊर्जा में संबंध ये निकालेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बैटरी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज की क्लास यहीं तक होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
आज की क्लास मेनली किसके ऊपर है? आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर है और अज्ञात विभव वाले सेल का विभव ज्ञात करना। तो मैंने धातुओं और अधातुओं की अलग अलग सीरीज बना दी है और ये बुक में आपको एक साथ मिक्स ही दी हुई होगी, लेकिन मैंने अलग अलग बना दी है। कुछ स्पेशल बातें हैं वो मैंने आपको नोट करके लिखवा दी है ताकि आपके ट्यूशन में क्या है ये बातें काम में आए। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।